देखो बोलो, यहाँ फुल फोकस्ड हो जाइए पहले, ठीक है, और ध्यान दे करके सीखिए। एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है रेस्ट एंड मोशन। आप कह सकते हैं कि फिजिक्स यहीं से शुरू होता है। बाकी सब जो जैसे वेक्टर पढ़े, आप कैलकुलस पढ़े, वो सब बुझिए दे आर कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। मेन पढ़ाई यहाँ से शुरू हो रही है। वेक्टर भी पूरे फिजिक्स में यूज होते रहेगा, और कैलकुलस वगैरह जो पढ़े वो भी पूरा यूज होते रहेगा। और मेन टॉपिक जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो इसमें देखिए क्या चीज़ है, सो देखिए रेस्ट एंड मोशन में अगर इसकी हम लोग बात करें तो सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि रेस्ट क्या है एंड मोशन क्या है। व्हाट इज रेस्ट? आप लोग पढ़े हैं विराम और गति। किसको विराम में कहेंगे, किसको गति में कहेंगे? विराम में कौन है और गति में कौन है? ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम आप लोग को नहीं पूछेंगे बात। आप लोग से एक सवाल पूछेंगे कि अभी आप सब लोग हमको दिख रहे हो, बोलो दिख रहे हो? आप लोग हमको क्या बोलोगे? अपने अनुभव के आधार पर बताओ, रेस्ट में बोलोगे कि मोशन में? आप सब लोग हमको क्या बोलेंगे अभी? आप रेस्ट एंड मोशन, देखिए आप पढ़े हो टॉपिक चाहे नहीं पढ़े हो, लेकिन हर एक आदमी जो नहीं पढ़ा है वो भी जानता है अच्छी तरह से कि कौन रेस्ट में है एंड कौन मोशन में। इसका फीलिंग उसको भी है। ठीक है, तो अभी आप सब अगर हमको देखोगे तो आप लोग क्या बताओगे? रेस्ट में है। अब फिर मान लीजिए हम ऐसे हो रहे हैं, ऐसे दिस वे, ऐसे। अब आप लोग क्या लग रहा है? इसको क्या बोलिएगा? हम यहाँ आए एंड देन हम यहाँ ऐसे आए एंड ऐसे हो रहे हैं, ऐसे आपके नज़र के सामने हो रहा है। बोलिए ऐसे हो रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? व्हाट विल यू से? बोलो मोशन में। अब आप बताइए, आप जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज है जिसको आप समझ रहे हैं। तो अभी हमको फिर बोलिएगा कि रेस्ट में, और फिर ऐसे हुए तो आप लोग बोलिएगा कि मोशन में। तो आप लोगों से हम पूछ रहे हैं कि आप लोग जो ऑब्जर्वर हो, आप अपने आप को बुझो, यू आर ऑब्जर्वर। आप लोग मेरे रेस्ट एंड मोशन के स्टेट का स्टडी कर रहे हो। जहां भी हो वहां से आप मेरे रेस्ट एंड मोशन का जो स्टेट है उसका आप लोग स्टडी कर रहे हो। बोलो, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके आधार पे आप कह रहे हो कि रेस्ट में है आप, और फिर तुम्ही लोग थोड़ा देर के बाद बोल रहा है कि हाँ आप मोशन में है। तो हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वो चीज़ क्या है। भाई आप ये बोल रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, आप लोगों ने बोला अभी जस्ट जस्ट आपने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप लोगों ने बोला कि सर यू आर इन रेस्ट, और फिर आप लोगों ने रिपोर्ट किया। हम कहें कि अगर ऐसे हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं एंड फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तब आप लोग क्या रिपोर्ट कर रहे हैं? मोशन में। तो आप बताइए, इस रेस्ट एंड मोशन के स्टडी करने में मिनिमम दो बॉडी की जरूरत है। एक तो मैं हुआ, मान लीजिए, जिसको आप रेस्ट या मोशन में बता रहे हैं, और एक आपका भी होना भी तो जरूरी है। ठीक है कि नहीं? आप ऑब्जर्वर हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप रेस्ट में हैं, एंड आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम मोशन में हैं। इस खेल में मिनिमम टू बॉडी का इन्वॉल्व होना जरूरी है कि नहीं? एक होगा ऑब्जर्वर और एक हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब करना है। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब करना है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो आप ऑब्जर्वर हो, आपने हमको कहा कि आप रेस्ट में हैं, तो कोई ना कोई तो चीज होगा जिसके आधार पर आप बोले होइएगा कि आप रेस्ट में हैं। और फिर आपने तुरंत कहा, तुरंत आप समझ गए कि ओ, आपने रिपोर्ट किया कि नहीं आप तो मोशन में हैं। तो फिर वो कुछ चीज है जिसके साथ कुछ हो रहा है, जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं कि आप मोशन में हैं। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो चीज क्या है जिसके आधार पर आप डिसीजन ले रहे हैं? एक चीज आप लोग बोलिएगा कि सर आपका पोजीशन जब फिक्स हो जाता है, पोजीशन जब मेरा फिक्स हो गया, तब आप लोगों ने कहा कि आप रेस्ट में हैं। एंड जब मेरा पोजीशन आपको बदलते हुए दिखा, आप में से किसी एक आदमी की बात करें, किसी एक ऑब्जर्वर इनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने जब मुझे देखा कि मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, आपने इन्होंने रिपोर्ट किया कि आप रेस्ट में हैं।
और जब इन्होंने देखा कि मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा तो ये रेस्ट रिपोर्ट कर रहे थे, और जब बदलने लगा तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप मोशन में हैं। यही ना बात है। अब पोजीशन को आप कैसे बताइएगा, आप ऐसे देखिए, आप लोग किए क्या है, कैसे आप पोजीशन माप रहे हैं। तो आप जाने अनजाने अपने बॉडी से लेकर के एंड मेरे बॉडी तक एक डायरेक्टेड लाइन खींचे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है आपके साथ। आप अपने बॉडी से मेरे बॉडी तक एक डायरेक्टेड लाइन खींचे हुए हैं, जिसका एक लेंथ है, जिसका एक डायरेक्शन भी है, जिसका एक मैग्नीट्यूड है। मतलब उस डायरेक्टेड लाइन का एक मैग्नीट्यूड है एंड उस डायरेक्टेड लाइन का एक डायरेक्शन है। आपने मेरे मोशन के रेस्ट या मोशन के स्टेट के स्टडी करने के लिए आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक एक डायरेक्टेड लाइन खींचे हुए हैं, एक वेक्टर आर खींचे हुए हैं, जिस वेक्टर आर का टेल आपके बॉडी पे है आज जिसका हेड मेरे बॉडी पे है। वो एक आप मतलब समझिए ना कि आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक एक लाइन खींचे हुए हैं और उसमें तीर बना दिए हैं। एक लाइन आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक लाइन खींचे हुए हैं, उसमें आपने एक एरो मार्क बना दिया मेरे तरफ, अपने तरफ से मेरे तरफ एक बना दिया, तो एक डायरेक्टेड लाइन हो गया। उस डायरेक्टेड लाइन को अब बोलेंगे आप कि दैट इज पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो आपने एक मेरा पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है, आप अपने बॉडी से मेरे बॉडी तक डायरेक्टेड लाइन खींचा है। तो वही डायरेक्टेड लाइन जो है, जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि उसका लेंथ ही बढ़े। मान लीजिए आप ऐसे हैं, हम सीधे इसी सीध में बढ़ते जाए, तो अगर इस सीध में हम बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो आप जो लाइन खींचे उसका लेंथ बढ़ेगा। हम अपना पोजीशन कुछ ऐसे बदलें तो उसका लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन भी बदलेगा। तो वो जो डायरेक्टेड लाइन है जिसका नाम हम पोजीशन वेक्टर रखेंगे, ठीक है कि नहीं, जो आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक खींचे हुए हैं, अगर वो बदलता है तो मेरा पोजीशन बदलेगा, तभी वो बदलेगा। आपके रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन बदलेगा तो वो आर बदलेगा, और जब आर बदलेगा आप रिपोर्ट करेंगे कि आप मोशन में हैं। आज जब आर नहीं बदलेगा तब आप बोलेंगे कि आप रेस्ट में। दिस इज द थिंग। मैंने आप ये देखिए, ये भाषा आप लोग के लिए एक लिखा हुआ चीज है, कंटेंट है। रेस्ट एंड मोशन के स्टडी में पहला जो जिस चीज पे फोकस किया गया है वो है आपका पोजीशन वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर, आप गौर से देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका ये पोजीशन वेक्टर का परिभाषा है। इसमें लिखा गया व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, निर्देशित रेखाखंड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एनी पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द पोजीशन वेक्टर। जो यहाँ पर फिगर में बना हुआ है आप लोग के सुविधा के लिए पहले से। अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है तो हम आपको एक और बना दे रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे दे रहे हैं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, ऐसे समझिए यहाँ कोई पार्टिकल है, इसका पोजीशन बताना है। भाई पोजीशन बदलेगा तब आप क्या बोलेंगे, पोजीशन बदलेगा तो आप बोलेंगे कि मोशन में है। पोजीशन नहीं बदलेगा तो आप बोलेंगे कि रेस्ट में है। आप हो गए ऑब्जर्वर, तो आप बुझिए कि यू आर हियर, यू आर ए ऑब्जर्वर। यहाँ पे यही से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से क्या किए हैं कि इधर की ओर एक डायरेक्टेड अपना एक्स वाई जेड एक्सिस आप सेटअप करेंगे। यहाँ पे भाई पोजीशन वेक्टर वगैरह बनाने के लिए एक एक्स वाई जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो इधर आपका यहाँ से एक ऐसे, देन ऐसे, ऐसे। इधर हमने बना दिया कि ये हमारा एक्स है, इधर बना दिया कि वाई है, इधर हमारा जो है जेड। इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बोलेंगे इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे निर्देशांक अक्ष। एक्स वाई जेड जो है एक निर्देशांक अक्ष है। ये तीनों का जो कटान बिंदु है इसका नाम है ओरिजिन।
एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये है इसका ओरिजिन। समझ पाए कि नहीं? और उसके बाद से जो है और यहाँ पर बुझे ये बिंदु है, ये कोई है, कोई कोई बिंदु है पी, स्पेस में कोई बिंदु है पी, तो कोई बिंदु पी है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये मेरा लाइन जो है ये है वेक्टर आर, ऐसे खींच रहे हैं दिस मच, इसको हम लोग खींच रहे हैं एक पोजीशन वेक्टर। ये जो है आप लोग यहाँ देखो, इधर एक्स वाई जेड है, ये ओरिजिन है, ये बिंदु पी है। ओके, अब ओरिजिन से पी तक हम लोगों ने खींचा है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन वेक्टर आर। वैसे वेक्टर चैप्टर जब पढ़ाए थे तो उसमें पोजीशन वेक्टर की चर्चा किए थे। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, बिंदु पी है, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये ऐसे होगा, बिंदु पी है एक्स वाई जेड, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ये वेक्टर आर, ये बिंदु पी एक्स वाई जेड। समझ में आया कि नहीं? ये बिंदु पी है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बिंदु पी, पोजीशन वेक्टर आर। आई होप आप लोग बात समझे हैं। तो पोजीशन वेक्टर का आइडिया है, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में जब लेना होता है तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे हमारा उसमें 2 ही लाइन रहेगा, मान लीजिए एक ऐसे, एक एक्सिस, एक ऐसे एक्सिस, ये हम लोग का रहेगा इधर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, और यहाँ से मान लीजिए एक कोई बिंदु तक ये बिंदु पी है, एक्स वाई जेड है, सॉरी इसमें एक्स वाई ही होगा क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो एक्स एंड वाई होगा, और ये आपका वेक्टर आर होता है पोजीशन वेक्टर। बोलिए, ये हमारा पोजीशन वेक्टर। तो आप देखिए यही आप लोग कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो। आप लोग हमको देख रहे हो यहाँ पे रेस्ट में, तुरंत बोल दिया कि सर आप रेस्ट में हैं, तो तुमने किया क्या? कुछ तो तुमने किया, कुछ तो तुमको फीलिंग है कि नहीं है? आप हमको रेस्ट में कह रहे हैं तो कुछ न कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप अपने शरीर से लेकर के मेरे शरीर तक मन ही मन एक डायरेक्टेड लाइन खींचे हुए हैं, यानी ये वेक्टर आर खींचे हुए हैं। आप ऐसे समझिए कि आप ये आप अपना बॉडी समझिए, वहां पे आपने एक ओरिजिन भी कल्पना कर ली है, और वहां पे आपने एक्स वाई जेड एक्सिस खड़ा कर लिया है अपने बॉडी पे, वहीं पर एक ओरिजिन भी ले लिया है, एंड वहां से मन ही मन आप यहां से लेकर के यहां तक आपने एक वेक्टर आर खींच लिया है। डायरेक्टेड लाइन है, इसका एक लेंथ है, इसका एक डायरेक्शन है। अब जब ये आर वेक्टर जो आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक खींचे हुए हैं, जिसका नाम आप पोजीशन वेक्टर बोलिएगा, मेरा पोजीशन वेक्टर आपके रेस्पेक्ट में आपके बॉडी से मेरे शरीर तक खींचा गया है, बात समझे कि नहीं? तो जब ये आर आपका बदलता है, जब आपका आर बदलता दिखाई देता है तो आप कहते हैं कि सर यू आर इन मोशन, एंड जब वहीं आर नहीं बदलता है तब हम लोग क्या कहते हैं, यू आर इन रेस्ट। दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द थिंग। हर एक आदमी पूछता है, एक ट्रेन जा रही है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही बोलेगा कि वो मोशन में है। ट्रेन रुकी हुई है तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही केवल बोलेगा कि वो रेस्ट में है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर सामान्य आदमी, सामान्य बुद्धि का आदमी भी बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी इस बात की फीलिंग है, उसका एक ऑब्जर्वेशन है कि ट्रेन रेस्ट में कब है, ट्रेन मोशन में कब, वो भी ऑब्जर्व करता है। आप सब लोग ऑब्जर्व करते हो, आप सब लोगों ने हमको देखा एंड आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि सर अभी तो आप रेस्ट में। फिर हम जैसे यहाँ से यहाँ गए, आपने क्या रिपोर्ट किया, सर आप मोशन में हैं, आपका पोजीशन वेक्टर बदल रहा है। तो आप अपने जगह से मन ही मन बिना जाने हुए एक लाइन खींचे हुए हैं। बात समझे कि नहीं? पढ़ा हुआ आदमी हो या गैर समझदार आदमी हो, लेकिन वो भी मन ही मन अपने शरीर से
मान लीजिए जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है वहां तक एक लाइन खींचे हुए आर, आज जब कभी वो आर फिक्स हो जाता है तब उसको लगता है कि जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है। आज जब वो बदलता है तब बोलता है कि दूसरी बॉडी जो है मोशन में है। तो मोशन के इस खेल में दो बॉडी का इन्वॉल्व होना जरूरी है, मिनिमम 2 बॉडीज, माने एटलीस्ट 2 बॉडी आर नीडेड टू स्टडी मोशन। एक बॉडी का मोशन का स्टडी होगा या उसके रेस्ट के स्टेट का स्टडी होगा किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में। अपने आप में मोशन, हम अपने आप में मोशन में हैं या अपने आप में रेस्ट में, ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें 2 बॉडी का होना जरूरी है। तो आप यूं समझिए, एक बॉडी है आपका यहाँ पे, ये ऐसे जो घेरे हुए हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये आपका एक बॉडी है, या आप खुद हैं, पूछिए, इसका नाम हम रख दिए ये है। आप मान लीजिए ये आप ही पर ओरिजिन है, आप ही पर एक्स वाई जेड एक्सिस है। फिर क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर कोई बी है, कोई बॉडी है, या एक पार्टिकल ही समझिए, कोई पार्टिकल है पी, यहाँ पर है, ये पार्टिकल पी है, यहाँ ऑब्जर्वर आप है, आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेक्टर आर खींच दिया है। जब ये आपको आर लगता है कि ना इसका डायरेक्शन बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैंने कुछ नहीं बदल रहा है, आर जब कांस्टेंट रहता है तो आप लोग बोलते हैं कि ये बॉडी या ये पार्टिकल रेस्ट में है। जब ये आर बदलने लगता है तो आप कहते हैं कि मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये ऐसे ऐसे होने लगे, ऐसे होने लगे, तब अब क्या करिएगा, यहाँ था, थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, समझे। फिर आप क्या देखें कि यहाँ से आपका ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। फिर क्या देखें कि आपका यहाँ से ऐसे हो गया। तो जिसका नाम पोजीशन वेक्टर है, जब यहाँ पे था तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड इतना था, यहाँ पे आया, जब ये सड़क करके यहाँ पे आएगा तो आर बदल गया कि नहीं। अरे भाई यहाँ था ऐसे, आप ऐसे, आपका बदला कि नहीं, कम से कम इसका डायरेक्शन बदला हुआ दिख रहा है कि नहीं, इसका लंबाई भी आपको लग रहा है कि नहीं कि यहाँ तक इसके बराबर था तो ये बढ़ गया कि नहीं, बोलिए। तो ये पार्टिकल जो है जब इस तरह के रास्ते पे अपने पोजीशन को बदल रहा है तो यहाँ से जो आपका पोजीशन वेक्टर है, पहले ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, नहीं समझे क्या। तो आर बदल रहा है, क्या हो रहा है, आर बदल रहा है। तो जब आर बदलने लगेगा तो हम क्या कहेंगे, इस बिंदु P का पोजीशन वेक्टर बदल रहा है, तो आप कहिएगा कि मोशन में है। यही होता है, दिस इज द थिंग। जब आप मेरे शरीर तक जो आर खींचे हुए हैं नहीं बदल रहा है तो आप रेस्ट में बोल रहे हैं। फिर जब आर हम घसकने लगे तो आपका आर बदलने लगा, ये ऐसे घूमने लगा मान लीजिए। तो जब आर बदलने लगा, ऐसे था दिन, ऐसे था दिन, ऐसे था दिन, ऐसे था, तो आपने क्या रिपोर्ट कर दिया, आर बदल रहा है, मतलब मोशन में है। आर जब नहीं बदलता है तो रेस्ट में है, आर जब बदलता है तो क्या कहते हैं, मोशन में है। भाई आप अपने शरीर से मेरे शरीर तक जो डायरेक्टेड लाइन खींचे हो उस लाइन की बात हो रही है, उसी का नाम होगा पोजीशन वेक्टर, उसी का नाम होगा पोजीशन वेक्टर। तो ये आप वेक्टर आर खींचे हुए हैं, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड ओरिजिन जब सेट हो जाएगा तो स्पेस का हर एक बिंदु का एक कोऑर्डिनेट होगा। इस पर चर्चा हो चुकी है, कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो बिंदु पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, यहाँ से लेकर के वेक्टर आर है। आप लोग को बताया गया था कि अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर को लिखना है आर, ये आर बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बोलिए, ये आर वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस विल बी वेक्टर आर। अगर बिंदु पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, बिंदु पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर आर बराबर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नहीं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। अगर 2 डायमेंशन में बात करिएगा तो उसमें केवल इतना ही होगा, एक्स वाई प्लेन में है, जेड कोऑर्डिनेट उसका 0 रहेगा हमेशा, चूंकि एक्स वाई प्लेन में ही जाएगा। एक्स वाई प्लेन में किसी भी बिंदु का जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसमें 2 ही टर्म रहेगा। पोजीशन वेक्टर समझ गया।
किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में लिखने आप लोग को ऑलरेडी आता है। ये ओरिजिन है यहाँ से आपका, समझ गया कि नहीं। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर समझना है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, फर्स्ट थिंग है। तो पोजीशन वेक्टर की बात आप क्या बोलेंगे कि किसी निर्देशांक अक्ष, अंग्रेजी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूल बिंदु ओरिजिन से किसी बिंदु P तक जो डायरेक्टेड लाइन खींचेंगे, दैट डायरेक्टेड लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये बात आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात, सेम बात। किसी निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y z तक खींचे गए निर्देशित रेखाखंड को बिंदु P का स्थिति सदिश परिभाषित किया जाता है। यहाँ भी फिगर बना हुआ है, इधर एक्स वाई जेड बना है, ये ओरिजिन है। यहाँ से जो ये निर्देशित रेखाखंड बिंदु P तक खींचिएगा, यहाँ पे आपका बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई जेड है। तो ये ओरिजिन से इस P तक जो वेक्टर R खींचिएगा, यही बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है। ये जो अपना R खींचिएगा, ये R क्या है, बिंदु P का, ये जो आप R खींचिएगा बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है। ये अपना R बराबर, यहाँ से R बराबर हो जाएगा AX I प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर आप 2 डायमेंशन में बात करते हैं, ये बिंदु P का कोऑर्डिनेट इसमें खाली एक्स वाई होगा। तो ओरिजिन से P तक ये जो लाइन खींचे हुए हैं, ये जो लाइन खींचे हुए हैं, अब देखिए ये जो लाइन है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो किसी एक्स वाई जेड से किसी बिंदु P तक पोजीशन वेक्टर आप समझ गए, और ये समझ गए, ठीक है कि नहीं। ये पूरी बात लिख दी गई है अंग्रेजी वाले के लिए। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एनी पॉइंट P एक्स वाई जेड इज डिफाइंड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। हो गया, अंग्रेजी में लिख दिया गया है। इसका हिंदी बात समझ गया कि नहीं आप, तो इस तरह की बात हो जाएगी। अगला बात देखिए, इसे ये आपको समझाए हैं, अभी अभी सो है, ठीक है कि नहीं। और अगला हम आप लोग के लिए बात बोल रहे हैं कि भाई ये पोजीशन वेक्टर पर आधारित कुछ काम हुआ है। यहाँ देखिए, ये आपको फिर 2 डायमेंशन में समझाने का प्रयास किया गया है कि देखो भाई, अगर ये वेक्टर R है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ से यहाँ एक्स हो जाएगा, तुम्हारा वाई होगा क्या। अगर ये बिंदु है तुम्हारे पास, ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा गया है ऐसे दिशा में। ये बिंदु P का कोऑर्डिनेट लिखा गया है, P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई ऐसे दिशा में। ये आपका वो जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है, ये आपका वाई होगा, और यहाँ से ये आपको जो दिख रहा है आपका एक्स होगा। आप वेक्टर के तौर पर इस वेक्टर R, ये वेक्टर R है ऐसे, तो इसको सोचिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर सोचिए, दिस वेक्टर, देन दिस वेक्टर, तो इतना वेक्टर जो इतना वेक्टर बराबर इतना वेक्टर होगा कि नहीं होगा, वो लिखा गया है इस फिगर में कि वैसे तो 3 डायमेंशन में हम लोग, याद है ना, ये बताया गया है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखते हैं कंपोनेंट के रूप में। कोई भी वेक्टर ये हो तो कंपोनेंट के रूप में लिखना है, तो एक्स आई ए वाई जे ए जेड के इस तरह से लिखते हैं कि नहीं, आप लिखते हैं ना। और फिर इस आर ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ ए वाई है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ ए जेड है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये आप जानते हैं किसी भी वेक्टर के बारे में। सिमिलरली अगर यहाँ पर लिखिएगा, वो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर आपका OP है यहाँ। सिमिलरली माने ये जो आप जानते हैं, वी कैन राइट फ्रॉम ट्रायंगल ONP बात करिएगा, तो ये OP वेक्टर बराबर हो जाएगा, ये OP वेक्टर O है, ये आपका P है, ये OP वेक्टर आप इसको कहिएगा, ये OP वेक्टर है। इसको O से लेकर के इस बिंदु को अगर आप N बोलते हैं, ये कौन सा वेक्टर है, इट इज ON। ये आपका क्या बोलिएगा, ये आपका NP बोलिएगा, बोलिए, समझ गया कि नहीं। तो आप अगर यहाँ पर लिखना शुरू करिएगा, ये ONP से ये इतना फ्रॉम ट्रायंगल ONP ये बात लिखी गई है, बोलो। देखो तो फ्रॉम ONP, आई होप ये बेहतर दिख रहा होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ONP, तो ये OP वेक्टर, यहाँ से OP वेक्टर बराबर ये ON आप प्लस NP हो जाएगा। फिर ये ON वेक्टर XI आप प्लस YJ
आर बराबर इतना हो जाएगा, ओपी इज आर, तो आर का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। 3 डायमेंशन में आप बात को देख चुके हैं ऑलरेडी, उसकी चर्चा हो चुकी है। 3 डायमेंशन में ऐसे हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। 3 डायमेंशन में आप लोग को ये बात समझाया गया है कि इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है। ये बिंदु पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। ओरिजिन से पी तक मिलाइएगा तो ये वेक्टर आर होगा। कोऑर्डिनेट अगर मालूम है एक्स वाई जेड है तो उसका पोजीशन वेक्टर इतना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद हम आप लोग के लिए अभी अभी जो रेस्ट एंड मोशन का चर्चा किए हैं, वो रेस्ट एंड मोशन वाली बात आप लोग के यहाँ पर लिख दी गई है, उसका परिभाषा डिटेल में कि क्या है। देखिए, रेस्ट शब्द की बात करनी है कि रेस्ट की बात करनी है या फिर मोशन की बात करनी है, तो रेस्ट अपने आप में रेस्ट में नहीं हो सकता है, कोई अपने आप में मोशन में नहीं हो सकता। अगर कोई रेस्ट में है तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में है, या कोई अगर मोशन में है वो भी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में है, ठीक है कि नहीं? जैसे हम अगर रेस्ट में है तो आपके रेस्पेक्ट में, हम अगर मोशन में है तो आपके रेस्पेक्ट में है कि नहीं? आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है या आपके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में है। कुछ समझ में आया कि नहीं? इस तरह की बात होगी। एक ऑब्जर्वर होगा जिसके रेस्पेक्ट में होगा, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके मोशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दो का इसमें इन्वॉल्व होना मिनिमम जरूरी है। आप मेरा स्टडी कर रहे हैं, अपने रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्वर आप हो गए, हम बॉडी हो गए। आप अपने से मेरे तक एक लाइन आर खींचे हुए हैं, अपने बॉडी पर आप एक्स वाई जेड खड़ा किए हुए हैं, अपने बॉडी पे आप ओरिजिन खड़ा किए हुए हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, और उस ओरिजिन से आप मेरे शरीर तक एक वेक्टर आर खींच लिए हैं। जहाँ आपको सुविधा लगे, जो बिंदु आपको पी लगे वहां तक एक आर आप खींच लिए, वो मेरा आर हो गया आपके रेस्पेक्ट में। अब अगर ये आर समय के साथ साथ बदलता है तो आप रिपोर्ट करोगे कि हम क्या है, मोशन में है। आर नहीं बदलता है तो आप रिपोर्ट करोगे कि हम रेस्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? तो आपके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर जो खींचा गया है आपके बॉडी से मेरे बॉडी तक खींचा गया है। आप ऑब्जर्वर हैं, मेरा पोजीशन वेक्टर आप अपने बॉडी से मेरे तक खींचे हैं, तो जब आर बदलेगा देन यू विल से दैट यू आर इन मोशन। आर नहीं बदलेगा तब आप बोलेंगे यू आर इन रेस्ट। तो ये बात को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है। देख लीजिए, रेस्ट एंड मोशन का ये डिफिनेशन है, ये पूरा है ना। ये कलर हमको लगता है कि बढ़िया नहीं है, इसलिए इसका कलर बदल देना है। ये आपको बेहतर आपको हो सकता है कि दिख रहा है कि नहीं? पहले से बेहतर दिख रहा है। क्या लिखा गया है कि देखिए, विराम या गति, आप लोग हिंदी वाले हैं, पहले आप लोग की हिंदी पे फोकस कर रहे हैं। इसमें लिखा गया है विराम या गति सापेक्षिक शब्द है। माने अगर रेस्ट में, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है लिखने वाला, कह रहा है कि भाई ये सापेक्षिक शब्द है, अपने आप में रेस्ट नहीं है, अपने आप में मोशन नहीं है। अगर रेस्ट में कोई है तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, और कोई मोशन में है वो भी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष में, किसी के सापेक्ष में, किसी के रेस्पेक्ट में। बात समझे कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे, विराम या गति सापेक्षिक शब्द है। किसी पिंड का अपने आप में गति या विराम का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी कण या पिंड की विराम या गति की स्थिति का वर्णन करना है तो इसके लिए किसी दूसरे पिंड या कण की आवश्यकता होगी, नहीं होगी? अगर एक बॉडी के विराम या गति के स्टेट का स्टडी करना है तो उसके लिए इसमें दूसरे पिंड की जरूरत पड़ेगी। एक ही अगर है तो आप उसको लेके कोई बात नहीं बोल सकते। तो फिर क्या बोला गया कि देखिए, यहाँ पे आप लोग के लिए जो लिखा हुआ है, इतना लिखना जो है ना क्लास में या वीडियो बनाते वक्त एक टेढ़ा काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए इसका हम लिख करके आप लोग के लिए कंटेंट रखें। इसका देख लीजिए, अब आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। जो बोले हैं वही लिखा हुआ है। क्या बोले हैं? अब माना कि हमारे पास दो पिंड या कण, पिंड लेकर के भी बात कर सकते हैं या पार्टिकल लेकर के बात कर रहे हैं। बेहतर समझदारी के लिए तो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल जिंदगी में तो बॉडी मिलेंगे। आप ट्रेन का रेस्ट एंड मोशन का स्टडी कर रहे हैं, आप कार का, आप बस का, आप साइकिल का, किसी जानवर का स्टडी कर रहे हैं कि नहीं? तो रियल बॉडी तो पार्टिकल के रूप में आपको नहीं मिल रहा है। रियल बॉडी
एक बॉडी के रूप में मिल रहा है, एक बड़ा पिंड के रूप में मिल रहा है। बात समझे कि नहीं? तो आप पिंड के रूप में भी बात कर सकते हैं। आप मोस्ट आइडियल सिचुएशन डिस्कस करना चाह रहे हैं तो उसको पार्टिकल लेकर चलिए, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी। आप अपने आप को पार्टिकल मान के सोचिए या अपने आप को एक बॉडी मान के सोचिए। हमको आप पार्टिकल या बॉडी एज्यूम करके आप मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करिए अपने रेस्पेक्ट में। तो क्या बोले, अब माना कि हमारे पास दो पिंड या कण ए एवं बी है, ठीक है। हम पिंड या कण ए की गति या विराम की अवस्था, यहाँ देखते जाइएगा, पिंड ए की गति या विराम की स्थिति का वर्णन पिंड या कण बी के सापेक्ष करना चाहते हैं। इसके लिए तो लग रहा है कि थोड़ा छोटा करना जरूरी है, पूरा बोर्ड पे नहीं अट रहा है। होप सो। ठीक है, ओके। देखो, अब माना कि हमारे पास दो पिंड या कण ए एवं बी है। हम पिंड या कण ए की गति या विराम की स्थिति का वर्णन पिंड या कण बी के सापेक्ष करना चाहते हैं। ए का रेस्ट या मोशन का स्टेट को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं बी के रेस्पेक्ट में। इसके लिए हम कण, चूंकि बी के रेस्पेक्ट में करना है, इसके लिए हम कण या पार्टिकल पिंड या कण बी के किसी बिंदु ओ पर एक निर्देशांक अक्ष फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। फिर इस निर्देशांक अक्ष के मूल बिंदु ओ से पिंड ए के, कोई पिंड ए है, इसके बिंदु पी तक एक स्थिति सदिश आर खींचते हैं। इस स्थिति सदिश को कण या पिंड ए का कण या बी के सापेक्ष स्थिति सदिश कहा जाता है। जैसे हम क्या बोले हैं, मेरा पोजीशन वेक्टर आपके रेस्पेक्ट में, आपके शरीर से अगर मेरे शरीर तक खींचा जाएगा डायरेक्टेड लाइन, जिसका हेड मेरे पे है, जिसका टेल आप पे है, तो आप बोलिएगा कि वो मेरा पोजीशन वेक्टर है आपके रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे वही बात लिखा गया है। इस स्थिति को कण पिंड कण ही कहिए, कण ए का कण बी के सापेक्ष स्थिति सदिश कहा जाता है। अब अगर समय के बदलाव के साथ, समय के बदलने के साथ कण ए का कण बी के सापेक्ष स्थिति सदिश आर बदलता है, तो पिंड ए को या कण ए को कण या पिंड बी के सापेक्ष गति में कहा जाता है। होल स्टोरी हैज बीन रिटन, बोलिए। हिंदी मीडियम में लिखी गई है। ये फिगर आप लोग के लिए बना हुआ है, यहाँ देखिए। ये बात हम लोग कर लें, इसको आप यहाँ देखिए, तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका वही है, इसको देख लीजिए, इस फिगर को बना हुआ है। ये आप लोग यहाँ देख लो, ओके, यही है होल। इस फिगर में क्या है, यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये तुम्हारा बॉडी बी है, ऐसे समझो, ये बॉडी बी है। यहाँ पे जो है ये कोई बॉडी ये है। बॉडी बी पर एक ओरिजिन हम ओ लिए, इसी पे हम अपना एक्स वाई जेड सेटअप कर लिए, और ये हमारा बॉडी ए जो है, इस पर कोई बिंदु पी कंसीडर कर लिए। फिर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेक्टर आर खींच दिए। तो जब हम आर खींच दिए, अब यही आर को क्या बोलेंगे, इस पी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे इस बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए चाहे ए का पोजीशन वेक्टर बोले बी के रेस्पेक्ट में, इसलिए क्योंकि बी के एक बिंदु ओ से ए के एक बिंदु पी तक ये वेक्टर आर खींचे हैं। तो इस आर को बोलेंगे ऐसे, ये जो हमारा आर अभी जो यहाँ पर दिख रहा है, दिस आर को हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर, ऐसे भी लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी,
विथ रेस्पेक्ट टू बी क्यों? चूंकि बी के ओ से खींचा गया है। ए का क्यों? चूंकि ए तक खींचा गया है, तो ये पोजीशन वेक्टर है ए का बी के रेस्पेक्ट में, जिसको हम केवल आर लिखते हैं सहूलियत के ख्याल से। अब यही आर जब बदलता है तो इस पी को हम लोग मोशन में बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में। अगर नहीं बदलता है तो इसको रेस्ट में बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। वही बात लिखा गया है। तो मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए। रेस्ट एंड मोशन समझे कि नहीं समझे? कौन रेस्ट में है किसके रेस्पेक्ट में? कौन रेस्ट में है किसके रेस्पेक्ट में? मैं रेस्ट में हूं आपके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है मेरा पोजीशन वेक्टर आपके बॉडी से खींचा गया है, दैट इज आर। वही आर जब बदलेगा तो मैं मोशन में हूँ, आर नहीं बदलेगा तो मैं रेस्ट में हूँ। समरी इज दिस मच। ओके, तो आप क्या देखें, आज पोजीशन वेक्टर पे हम लोग चर्चा कर लिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। किसी फ्रेम के ओरिजिन से किसी बिंदु पी तक खींचा गया निर्देशित रेखाखंड है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम origin of a frame of reference xyz to any point p is called the position vector of p with respect to that frame of reference, या जिस बॉडी पे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रेस्पेक्ट में। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। आर बदलेगा तो मोशन में है, आर नहीं बदलेगा तो रेस्ट में। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ, माने ये आपका रेस्ट एंड मोशन का चर्चा हो गया। ठीक है, आप लोग जो बोलते हो समय के सापेक्ष, तो आप लोग बेटर है कहिए समय के साथ किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष, समझे? किसी निरीक्षक के या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष समय के बदलने के साथ साथ हम लोग को स्टडी करना है कि आर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया। ये पीछे वाला फिगर में ये आप लोग को बताए थे। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। ये आप लोग पोजीशन वेक्टर देख चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ये आप लोग को बताइए कि जब ये इतना है, जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमा, यहाँ से यहाँ तक आया, तब पल पल उसका आर बदल रहा था कि नहीं? आर बदल रहा था। जब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे गया, पार्टिकल का पोजीशन बदल रहा है, तो ये आर यहाँ बदल गया कि नहीं? फिर एक यहाँ नया हो गया कि नहीं? फिर यहाँ कुछ और नया हो गया कि नहीं? यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड बाय द वे नहीं भी बदला हो तो डायरेक्शन कम से कम बदला कि नहीं? सही ढंग से आर बदलेगा तो मोशन, आर नहीं बदलेगा तो रेस्ट। आई होप आप लोग बात को समझ गए। यहीं पे क्लोज करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है, रेस्ट एंड मोशन में कब कहा जाता है, किसको कहा जाता है, किसके सापेक्ष में कहा जाता है, इस बात की चर्चा इसमें हो चुकी है। ओके, धन्यवाद।